जेके पीपल्स मूवमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन ने कहा है कि डिफेंस, विदेश और कम्युनिकेशन के अलावा सभी चीज स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन सरकार ने 370 को हटा दिया। हमें उम्मीद है कि 370 बहाल होगी, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं। कुल 7 याचिकाकर्ता हमारी ओर से सुप्रीम कोर्ट में है। आई थी कि शाह फैसल जो कभी नौकरशाह हुआ करते थे, उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। उसके बाद वो फिर वापस सरकारी नौकरी में लौट गए, लेकिन जब समाज शुरू हुई तो उन्होंने अपनी पिटीशन वापस ले ली थी। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं डॉक्टर हुसैन, शाह फैसल की पार्टी से ही हैं। सर, क्या अपोजिशन है? जो पिटीशन थी वो वापस ले ली गई शाह फैसल की, तो आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, किस उम्मीद से आ रहे हैं? देखिए, हम लोग उस पिटीशन में 7 पिटीशनर्स थे, जिसमें दो पिटीशनर डॉक्टर शाह फैसल और शैला रशीद बाहर हो गए, लेकिन हमने उन 2 के सबस्टिट्यूट 2 और ऐड कर लिए। इसलिए हम लोग 7 पिटीशनर इस वक्त बराबर आपके सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। किस उम्मीद में आप लोग रोजाना सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं? क्या उम्मीद कर रहे हैं? दलीलें रखी जा रही हैं, हर चीज पर आप लोग नजर रख रहे हैं? देखिए, कल से जो है जफर शाह साहब लास्ट आवर्स में जो है कोई आधा घंटा ले लिया, तो आज भी जफर शाह साहब ही कर रहे हैं। पहले कपिल सिब्बल साहब ने, उसके बाद गोपाल सुब्रमण्यम साहब ने, अब ये हमारे जफर शाह साहब जो कश्मीर से हैं, तो ये अच्छे से जो कर रहे हैं, जो आर्ग्यू कर रहे हैं, तो उसमें जज साहब भी सुन रहे हैं। देखिए क्या होता है। क्या उम्मीद है आपको 370 लौटेगा? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, हुकूमत के वज़रा हैं, उनकी तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं। 370 तो भूली बिसरी बात होगी, चाहे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चाहे भी मरकजी वजीर स्मृति ईरानी हो, या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, उन्होंने सभी ने इस मसले को कहा है। देखिए, उन्होंने जो भी कहा है, मैं आपसे एक बात बता दूंगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, जो इल्हाक हुआ है भारत के साथ, वो 3 चीजों पर हुआ है: कम्युनिकेशन, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स। उसके बाकी सारी ऑटोनॉमी तो स्टेट के पास है। और आप देख रहे हैं कि अभी तक कोई ऐसा हमने देखा ही नहीं, आज तक जिंदगी में कभी लाइफ में सुना नहीं कि किसी फुल फ्लेज्ड स्टेट को आप यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है। आखिरी सवाल आपकी तरफ से, कौन से वकील हैं जो अभी यहाँ पर दलीलें रखने जा रहे हैं, और क्या आपको उम्मीद है कि 370 की वापसी होगी? देखिए, 2-4 एडवोकेट साहिबान हैं हमारे, जिसमें हमारे एक सीनियर एडवोकेट साहिब हैं, राजू रामचंद्रन हैं, और कश्मीर से हमारे डॉक्टर ज़हूर भट्ट है, और भी जो आर्ग्यू काउंसिल में जो वकील है, जिन्होंने हमें 5 अगस्त के बाद इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक पहुंचाने में जेके पीपल्स मूवमेंट ने अपना पूरा रोल अदा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब तक जिस तरीके से ये खबर आ रही थी कि जेके पीपल्स मूवमेंट की याचिका है, शाह फैसल की याचिका है, वो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो गई है। शैला राशिद ने अपनी याचिका वापस ले ली है। कुल मिलाकर अभी 23 याचिकाएं हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है, उसमें जेके पीपल्स मूवमेंट भी शामिल है। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता अदनान अशरफ मीर ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि हमें यहां से इंसाफ मिलेगा। जहां तक मिलिटेंसी और पत्थरबाजी की बात है, तो इसका कारण 370 नहीं, बीजेपी की तरफ से जो कहा जा रहा है वो गलत है। साथ हैं अदनान अशरफ मीर, जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है, किस उम्मीद में आप लोग यहाँ पर आए हैं? इससे पहले हमने देखा था यहाँ पर उमर अब्दुल्ला आए, फारूक अब्दुल्ला आए, आज सज्जाद लोन आए। आपकी पार्टी भी यहाँ पर जो याचिका करता है, जिसने यहाँ पर अर्जी दाखिल की है, कितनी उम्मीदें लगी हुई है? सर देखिए, हमारा वी हैव फुल होप एंड फेथ इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री। हमें ये पूरा यकीन है कि जो 5 जज बेंच अभी बैठा है, जो हमारे केसेस सुन रहा है, वो इस केस को फ्रॉम ए लीगल पर्सपेक्टिव देखेंगे, नॉट फ्रॉम ए पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आर्ग्यूमेंट्स हैं, चाहे वो कोर्ट में देख लें या कोर्ट से बाहर देखें, तो वो फोकस कर रहे हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए हैं, जो पॉलिटिकल इन नेचर है। बट वी द पीपल ऑफ कश्मीर, द जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, वी होप एंड वी प्रे दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मेक्स अ डिसीजन on these cases on the basis of the law, on the basis of the constitution, on the basis of the promises that were made to the people of Jammu and Kashmir. And those promises, वो promises ऐसे हवा में नहीं थी, they were imprinted in the constitution of India, not in the constitution of Jammu and Kashmir. Article 370, you have to understand कि ये एक Indian constitution का एक article है,
ये आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। तो जो फाउंडर्स ऑफ दिस नेशन है, जो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उन्होंने 370 को दाखिल किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन दूसरी तरफ अदम एतमाद की तहरीक पार्लियामेंट में चल रही है, गर्मा गर्म बहस भी हो रही है। उस बीच में कई तरह के बयान, कई तरह की बातें वहां पर डिस्कस हुई हैं। खासतौर से मरकजी वजीर स्मृति ईरानी, वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया कि 370 जो था वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को भारत के साथ पूरी तरह जोड़ने में एक दीवार बना हुआ था, उस दीवार को हमने हटाया है। देखिए, अमित शाह साहब या स्मृति ईरानी जी जो भी पार्लियामेंट से बाहर बोले, वो पॉलिटिकल बयान है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बीजेपी है, उनके पिछले, अगर आप जितने भी इलेक्शन मैनिफेस्टोज देख लें, आइडियोलॉजिकल उनका ये स्टांस था कि हमें 370 को एब्रोगेट करना है, और जो कि उन्होंने करा 2019 में। अभी साफ सीधी बात है कि उनकी पार्टी से कोई उठ के ये बोलेगा नहीं कि जी हमारी सरकार ने गलत किया, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया, रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया, और ये वापस आ जाएगा। सो उनको असर्ट करना पड़ेगा वापस से कि ये वापस नहीं आने वाला है। वो अपनी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और फारूक अब्दुल्ला को गुलाम अली खटाना ने माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों का गुनहगार बताया है। गुलाम अली खटाना ने कहा है कि वो कहते हैं कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पार्लियामेंट में एक बिल के अंदर 2 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट के लिए रखी हैं। फारूक अब्दुल्ला केवल राजनीति करते हैं और लोगों के जज्बात से खेलते हैं, ऐसा गुलाम अली खटाना का कहना है। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कल पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा सवाल उठाया और कश्मीरी पंडितों को लेकर सीधे तौर पर सवाल पूछा कि आखिर 9 साल में कितने कश्मीरी पंडित वापस गए हैं, कितने आप उनको वापस लाने में घाटी में कामयाब हुए हैं, कश्मीर लाने में कामयाब हुए हैं। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं सांसद गुलाम अली खटाना जी। फारूक अब्दुल्ला साहब इस तरह का सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं उन्होंने कोशिश भी की थी, उन पर तो सवाल होता है, लेकिन सरकार ये नहीं बताती आखिर उन्होंने वो सरकार कितने कश्मीरी पंडितों को वैली वापस लाई। देखिए, कश्मीर के जो माइग्रेंट है उसमें ज्यादातर कश्मीरी पंडित है, और किसी को अपनी मिट्टी से, अपनी जमीन से दूर करना ये बड़ी, और अपने ही देश में ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। फारूक अब्दुल्ला साहब को अपने घेवा में नजर डालनी चाहिए कि अगर उन्होंने इलेक्शन रिग ना करा होता, उन्होंने ये चोर बाजारी, लूट खसूट ना करी होती, स्टेट के एक्सचेकर को ना लूटा होता, तो ये जो 30 साल का कश्मीर की जो जनरेशन है, जंगल जनरेशन, खून खराबे में पली, तशद्दुद हुआ, हजारों लोग जो हैं वो इसमें मर गए, इसका अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो फारूक अब्दुल्ला है। लेकिन वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को लेकर सरकार और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है उनका मुद्दा उठाती है, लेकिन अगर देखें तो उन्होंने खुद कोशिश की थी जब प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल होते थे, लेकिन वो वापस लेकर जा रहे थे, लेकिन क्रॉस बॉर्डर जो कुछ फोर्सेस आ गई, उन्होंने कुछ निर्दोष लोगों को मार दिया था, जिसकी वजह से वो नहीं कर सके थे। तो वो कह रहे थे कि उन्होंने तो कोशिश की थी। देखिए, वो कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी करती है, हम कर रहे हैं। हम उनकी जो जायदादें हैं, हम उनकी जो मसाइल हैं, हम जो उनका कश्मीर में रिहैबिलिटेशन है, उनके लिए दोबारा उनको लेना है, जम्मू में उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, उनकी फैसिलिटीज को बढ़ाना, जहां उनको पूरे देश में किस तरह से उनको एक इज्जत की नजर से देखना, और यहां तक कि अभी उनको एक पार्लियामेंट में बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 2 सीटें नॉमिनेशन के लिए रखी हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि फारूक अब्दुल्ला साहब कुछ नहीं कर सकते। वो लोगों के जज्बात को एक्सप्लॉइट करते हैं और सियासत करते हैं और बयान देते हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि अब वो युग नहीं रहा कि कश्मीर में क्या बोलते हैं, जम्मू में क्या बोलते हैं और दिल्ली में क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट में। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज ये बातें चलती नहीं है। उनको अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा।
उधर दूसरी तरफ पार्लियामेंट में जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव आदमी आत्मदाद तहरीक जारी है, उसमें जो जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, वो विपक्ष के साथ खड़ी है। जाहिर सी बात है सरकार के खिलाफ वो आज वो वोट देने वाले हैं। देखिए, ये उन्होंने एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। जब वो ऑल फ्रंट पे फेल हो गए, जब उनको लोगों ने नकार दिया, तो एक न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए आज देश के वजीर आजम को देश में विदेश में भारत की इज्जत देखिए। आज हम सेल्फ रिलायंट की तरफ, आप इंडस्ट्री से लेकर, आप डिफेंस से लेकर, आईटी से लेकर, आप किसी भी फील्ड से, आज जो भारत के अंदर जो 84,000 स्टार्टअप शुरू हुए हैं, उसमें 100 से ज्यादा जुनीकारण भारत के हैं। वो कहां बैठे हुए हैं? कल कभी सोचा किसी ने 508 रेलवे स्टेशन एकदम एक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे? कभी सोचा? आज फारूक अब्दुल्ला को ये बर्दाश्त नहीं होता है कि आज गरीब का बच्चा क्यों स्कूल जा रहा है, आज वो खेल कूद के लिए क्यों जा रहा है, आज वो पत्थर क्यों नहीं मार रहा है। सिर्फ हमारे बच्चे ही पढ़ते थे, वो यहां तक नहीं है, वो गुज्जर और पहाड़ी को इतना तकसीम कर रहे हैं। शेख अब्दुल्ला, उनको फारूक अब्दुल्ला को नजर डालनी चाहिए। उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स जैसे कानून, बड़े बड़े कानून, इतने उसका पूरे देश में बावेला किया, लेकिन टिलर्स को लैंड के हकूक नहीं दिए उन्होंने। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। ब्रेक के बारे में फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। राहुल गांधी के भारत माता की हत्या वाले बयान से नाराज शिवसेना डोगरा फ्रंट ने आज जम्मू में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राहुल गांधी को यह नहीं भरना चाहिए कि ये कांग्रेस पार्टी ही थी जो कश्मीर में निर्दोष हिंदुओं की हत्या करने वाले अलगाववादियों को खुश करती थी। हमारे साथ शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान हैं अशोक गुप्ता। आज आपने प्रोटेस्ट किया गया है, क्या कुछ आपको जो आप कहना है? मैं बड़ा स्पष्ट कहने का प्रयास करना चाहता हूं। कल पार्लियामेंट के अंदर कुछ शब्द बोले गए, पार्लियामेंट ने बैन कर दिए, मां की हत्या, लेकिन आगे कौन सा शब्द है उसको पुकारने का प्रयास नहीं करूंगा। मां की हत्या, गिरजा व्याप, ये गिरजा की फोटो लाया हूं मैं, ये देखिए, ये जस्टिस नीलकंठ, 6 घंटे इसकी लाश नीचे पड़ी गई। जस्टिस जिसने इंसाफ दिया बेटा कराटे, उसकी सजा दी, उसको गोली मार दी गई, तब मां की याद नहीं आई, तब चुप्पी क्यों साध रखी थी, तब तुम्हारी बोलती बंद क्यों हो गई थी। आज मां की याद बड़ी आ रही है, तब हिंदुस्तान की मां की याद नहीं आई। ये गिरजा टिक्कू, ये देखो बीच में से काट दिया गया उसको आरी के साथ, तब मां की याद नहीं आई। इसकी मां नहीं है, अगर इसकी मां है तो फिर याद क्यों नहीं आई। मैं कुछ सवाल करने का प्रयास करना चाहता हूं कि जब ये देखो रवि खन्ना, इसको मार दिया गया, ये पायलट, इसकी मां आज भी पुकार पुकार के कर रही है, इसकी वाइफ मुझे पुकार पुकार कर रही है मुझे इंसाफ दे दो, तब मां नहीं याद आ रही। मां किस पर याद आ रही है? मणिपुर पर। मां किस पर याद आ रही है? हरियाणा पर। हिंदुस्तान की मां नहीं याद आ रही। और जो बंदा यहां का बिलोंग करता था उसको कश्मीर की मां याद नहीं आई, 5 लाख कश्मीरी पंडित याद नहीं आए। और उसके बाद में जिसने मारा, जिसने हत्या करी, जिसने एक आर्मी के बंदे को जीता जी जला दिया, उसको अब रेड कार्पेट दे रहे हैं, तब नहीं याद आया। तब आज वो पार्टी का बंदा जो वहां पार्लियामेंट के अंदर बोल रहा है, उसको ये फोटो दिखा करके यासीन मलिक जिसका कातिल है, उसे यासीन मलिक का रेड कार्पेट देख करके प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर स्वागत कर रहे हैं। तब मां नहीं याद आती। मां एक ही वक्त के अंदर क्यों याद आ रही है? क्या मांग उठाते हैं? मेरी मांग बड़ा स्पष्ट है। ये जो कश्मीर का विषय है, ये भी डिस्कशन का टॉपिक आज होना चाहिए। गिरजा का टॉपिक, खन्ना का टॉपिक, और ये टॉपिक करके उनको मां के विषय के अंदर पूरी जानकारी लेने का प्रयास करना चाहिए। तो साफ कहीं ना कहीं का कहना है कि जो एट्रोसिटीज हुई हैं कश्मीरी हिंदूज पे, कश्मीरी पंडितों पे, कश्मीर घाटी में, उसकी बात होनी चाहिए। आज और जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया गया है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। उसके बाद जो गुस्सा है हिंदू संगठनों का, जिसमें शिवसेना डोगरा फ्रंट है वो भी शामिल है, और उनकी तरफ से आज जम्मू में प्रोटेस्ट किया गया है। और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अपना रोष इस बात पर भी प्रकट किया गया है कि जो जिन आतंकवादियों ने जो
जो सेना के एयरफोर्स के जवानों की हत्या की, उन्हें कांग्रेस पार्टी रेड कार्पेट देती थी, वो आज जो है मणिपुर की घटना के ऊपर बात करते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों की बात नहीं की जाती है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और पंजाब पुलिस ने कहा है कि उसने हेरोइन जब्ती के मामले में जम्मू कश्मीर से 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्तौल, 2 मैगजीन, 47 कारतूस और 11 लाख रुपए से ज्यादा के नकदी भी जब्त की है। इंटरनेशनल ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੈਕਟ ਪਕੜਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 139 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ PS ਦੀਨਾਨਗਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ 18 kg ਹੀਰੋਇਨ। 3 ਵਿਅਕਤੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਉਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ SSP ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾਇਮਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ASP ਦੀਨਾਨਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ J&K 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੜੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗਸ ਦੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 11,20,000 रुपए ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ एवज 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल जारी है। रामबन बानिहाल सेक्टर में ट्रैफिक की नकलो हमल ऐसन तरीके से जारी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिन एक भारी स्लाइड के बाद ट्रैफिक पुलिस ने कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को मुकम्मल तौर से बंद कर दिया था, जिसके बाद बहाली का काम शुरू किया गया था। 14 घंटों की मशक्क़त के बाद कल देर शाम शाहराह को बहाल किया गया था। आज शाहराह पर ट्रैफिक हमवार तरीके से जारी है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने विपक्ष के मानसून सत्र के बयानों पर जवाब दिया है और कहा है कि हिमाचल में आपदा के चलते मानसून सत्र में मुख्यमंत्री सुक्खू ने आंशिक फेरबदल किया है, लेकिन विपक्ष के लोग बिना मतलब के ही सरकार को घेरने का काम कर रहे थे। ये पूरे प्रदेश की त्रासदी का समय है, ऐसे में पूरी जनता के साथ विपक्ष को भी साथ देना चाहिए। वहीं बीजेपी की सरकार के मंत्रियों और विधायकों में मनमुटाव के बयान पर उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह करने के लिए बीजेपी के लोग कोई ना कोई अवसर तलाश करते रहते हैं। 70 है वो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसमें आंशिक फेरबदल किया है, लेकिन विपक्ष के लोग जिस प्रकार से हर चीज पे जो है राजनीतिक कोई ना कोई मुद्दा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, असफल प्रयास कर रहे हैं, उसको हम सफल नहीं होने देंगे। क्योंकि इस समय प्रदेश के ऊपर जो आपदा आई है उससे निपटने के लिए सबको आगे आना चाहिए और उसमें सबको, क्योंकि प्रदेश की त्रासदी है, कोई उसमें ये कांग्रेस पार्टी की या कांग्रेस की सरकार की त्रासदी थोड़े है, ये प्रदेश की आम जनता की त्रासदी है और इसमें सभी लोगों को राजनीति ना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मैं पीछे लगातार देखे जा रहा हूं कि जिस प्रकार से ये बयानबाजी कर रहे हैं विपक्ष के लोग, वो ऐसे समय में कोई अच्छी बात नहीं है, ये ओछी राजनीति करना छोड़ दें। कहा है कि हिमाचल में सेब मंडियां बंद होने के कगार पर पहुंच गई हैं और मंडियों के बाहर अब सेब की खरीदारी की जा रही है। अचानक किलो के हिसाब से सेब खरीद के सरकार के फैसले ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं। लोगों ने तो मंडियों के बाहर ही सेब खरीदना शुरू कर दिया है। जहां पर पेटियों में वेट के हिसाब से वेरिएशन है, वहां मंडी के बाहर ही बोलियां लग रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूं कि वो कौन लोग हैं जो पराला मंडी के बाहर सेब ले रहे हैं और जिसमें SDM और पुलिस को भी कंप्लेंट की है, उनकी गाड़ियां भी जब्त की है। किसने अलाउ किया उनको मंडी से बाहर सेब लेने के? और बागवान पहली बार ऐसा हुआ है कि कभी आर्थूस स्ट्राइक कर रहे हैं, कभी लादानी कर रहे हैं, किस मंडी में सेब ले जाएं। बागवान बहुत ही चिंतित है इस विषय के बारे में। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले पराला में लादानियों ने हड़ताल की, सोलन में की। उससे हिमाचल प्रदेश का जो रेवेन्यू भी जनरेट होता है मंडियों से, अब लोगों ने पलायन कर दिया
चंडीगढ़ और दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे की तरफ। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर पार्टी के आने वाले दिनों में होने वाले कार्यक्रमों और संगठन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश और रणनीतियों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया। साथ ही विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कार्यकर्ताओं को मेरी माटी मेरा देश और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा अभियान की जानकारी देने के साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिए भी कमर कसने की अपील की। ऊना के पास गांव भड़ेलिया कला में 44 साल के शख्स की ट्रेन की चपेट में